गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका अर्थशास्त्र की प्रकृति, तो उस पर बात करते हैं। प्रकृति शब्द से तात्पर्य मैं कह सकता हूँ कि किसी चीज़ का, किसी वस्तु का या किसी शास्त्र का नेचर कैसा है, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है और वह किस तरह पढ़ा जाता है। देखिए अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों हैं। विज्ञान में है आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तु विज्ञान भी कहा जा सकता है। ऐसे विज्ञान कई प्रकार का होता है, जैसे आदर्शात्मक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान। देखते हैं इसमें अर्थशास्त्र कौन कौन से विज्ञान को अपने अंदर सजोए हुए हैं। सबसे पहले विज्ञान के बारे में जानते हैं कि विज्ञान क्या है। किसी विषय का क्रमागत अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्रमागत अध्ययन का मतलब क्या है? क्रम के अनुसार उस चीज़ को पढ़ना तथा जो कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन भी क्रम के अनुसार किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले क्या आते हैं हमारे? सीमित साधन आते हैं, असीमित आवश्यकताएं आती हैं, उनका वैकल्पिक प्रयोग आता है साधनों का, फिर हम अधिकतम संतुष्टि उनका चुनाव करते हैं ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो एक क्रम के अनुसार हम पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। दूसरा क्या लिखा हुआ था? जो कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है। तो कहता है विज्ञान के नियम की तरह ही मांग का नियम, पूर्ति का नियम भी इसमें शामिल किए जाते हैं। विज्ञान में नियम होते हैं, इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अंदर भी नियम होते हैं। मांग का नियम, पूर्ति का नियम, ये हम आगे पढ़ेंगे। तथा कारण में परिणाम में संबंध भी पाया जाता है। कारण और परिणाम का मतलब क्या है? किसी की वजह से कोई दूसरी घटना का घटित होना। जैसे कि अगर कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, लेकिन मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप जानते हैं अच्छी तरह से। और अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो सप्लायर कम सप्लाई करेगा, क्योंकि चीज़ें सस्ती बिक रही हैं, इसलिए वो कम माल भेजेगा मार्केट में सेल करने के लिए। तो पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मांग क्यों बढ़ी? क्योंकि कीमतें क्या हो गई थी? कम हो गई थी। इनके बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे आगे चल के। आगे है अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान जो समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह मनुष्य से जुड़ा हुआ है, यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो याद रखना, अर्थशास्त्र केवल कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मनुष्य संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान यह नहीं है। अच्छा, अर्थशास्त्र में और कौन कौन से विज्ञान शामिल किए जाते हैं? आदर्शात्मक और वास्तविक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक विज्ञान क्या है। कह रहा है वास्तविक विज्ञान के रूप में कथन की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन होता है। देखिए, कोई वाक्य कहा गया है, वह वाक्य सही होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, किंतु कथन सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कथन कैसा है, सत्य है या असत्य है, लेकिन वह वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में वास्तविक कथन ही शामिल किए जाते हैं। जांच की जा सकती है इस चीज़ की। किस चीज़ की? कि कथन सत्य है या असत्य है। जैसे भारत देश में बेरोजगारी पाई जाती है, यह कथन वास्तविक है, लेकिन सत्य है असत्य है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यह निरंतर बढ़ती जा रही है, यह कथन भी वास्तविक है। सत्य है असत्य है बाद में जानते हैं। या भारत एक अधिक धनी देश है, यह भी कथन वास्तविक है, किंतु सत्य सत्य है, ये देखते हैं आगे चल के। देखिए, ये जो भी कथन कहे गए हैं वास्तविक हैं, किंतु सत्य असत्य कथन हो सकते हैं। जैसे कि पहला कथन क्या है? सत्य है कि भारत में बेरोजगारी पाई जाती है और यह निरंतर बढ़ती जा रही है। दूसरा कथन क्या था? भारत एक अधिक धनी देश है। अधिक धनी देश है, लेकिन कथन कैसा हुआ? असत्य है, भारत अधिक धनी देश नहीं है। एक एवरेज इनकम वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो वास्तविक ज्ञान के अंतर्गत कौन से कथन शामिल किए जाएंगे? क्या था, क्या है और क्या होगा। तो ऐसे जो भी कथन होंगे जिनके पीछे क्या था, क्या है या क्या होगा आएगा, वो सभी कथन कौन से विज्ञान में आते हैं? वास्तविक विज्ञान में आते हैं। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में प्रोफेसर मार्शन और पीगू ने माना था कि अर्थशास्त्र में आदर्शात्मक विज्ञान के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि बेरोजगारी को दूर करने हेतु सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। तो इसमें कौन से कथन आएंगे? क्या होना चाहिए। लेकिन कथन सत्य है असत्य है, इस चीज़ की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो आगे चल के होगा ना, अभी हुआ थोड़ा ही है। होना चाहिए, अवसर बढ़ाने चाहिए। बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, गरीबी दूर करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, कोरोना को ठीक करने के लिए अच्छी मेडिकल टीम या और रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन ये कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में नहीं जांच की जा सकती। तो याद रखना, आदर्शात्मक विज्ञान में कथन की सत्य या असत्य की जांच नहीं की जाती, जबकि वास्तविक विज्ञान में कथन के सत्य और असत्य की जांच की जा सकती है। विज्ञान का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब जानते हैं कला क्या होता है। कह रहा है निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला कहलाता है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, ज्ञान या कोई टैलेंट हो, जैसे एक व्यक्ति डांसर है, उसे डांस आता है और वह उसे अपने व्यवहार में उतार लेता है। अब वो डांसिंग करने लगा है, सब जानते हैं प्रोफेशनल डांसर है, तो वो कौन बन जाता है? कलाकार बन जाता है। तो अगर किसी के पास कोई टैलेंट है
और वह उसको अपने व्यवहार में ले आता है, प्रोफेशन में ले आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कलाकार बोलते हैं। तो कला की बात समझ में क्या होता है? निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग क्या कहलाता है? कला कहलाता है। जैसे रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु या देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाने हेतु सरकार को भारी मात्रा में निवेश या आर्थिक नियोजन की नीति अपनानी चाहिए। तो एक कला के तहत ये काम किया जा रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो ये तो था क्या करना चाहिए, वो तो आ गया था आदर्शात्मक विज्ञान में, लेकिन ये काम अब हो रहा है, सरकार को ये काम करने चाहिए, तो वो किस में आएगा? कला के दौरान आएगा, प्रबंधन करना एक तरह से। तो प्रोफेसर चैपमैन ने क्या कहा है अर्थशास्त्र के बारे में? उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो आर्थिक तथ्यों की वास्तविक स्थिति से संबंधित है। आर्थिक तथ्य, धन संबंधी जो तथ्य हैं उनकी कैसी स्थिति से संबंधित है? वास्तविक से। सत्य या असत्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल वास्तविक स्थिति से संबंधित है, और एक कला भी है। चैपमैन कहते थे कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तो है ही है, साथ में क्या है? एक कला भी है, जो एक प्रकार के उपाय या साधन ढूंढता है जिनसे इच्छित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकते हैं। लिखा था ना इसमें निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे साधन ढूंढता है। एक साधन ढूंढा हमने, निवेश बढ़ाना या फिर आर्थिक नियोजन नीति। हमने साधन ढूंढा ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? कला के अंतर्गत आएंगे, ताकि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ठीक है बच्चों, आपका ये पहला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। कुछ चीज़ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच।